नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई जोर शोर से चल रही होगी और आप दिल और जान लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम हम अपनी जर्नी को आगे बढ़ाते हैं। दिस इज द सेकंड सेशन ऑफ FMCA इंटर टाइप ऑफ फाइनेंसिंग इज द नेम ऑफ द चैप्टर। पहले सेशन में हमने क्या किया, क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमने टाइप ऑफ फाइनेंसिंग को पढ़ा। टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, तो टाइप ऑफ फाइनेंसिंग तो अभी पढ़ेंगे। हमने पहले चैप्टर के बेसिस को पढ़ा, यू नो क्या ऑब्जेक्टिव एंड ऑल दैट स्टफ। फिर हमने पढ़ा फाइनेंशियल नीड्स। फाइनेंशियल नीड्स कितने तरीके की होती हैं, तो हमने देखा कि टाइम के हिसाब से 3 कैटेगरीज के हिसाब से लॉन्ग टर्म हो सकती हैं, मिड टर्म हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म हो सकती हैं। मैंने बताया लॉन्ग टर्म क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी। मिड टर्म मतलब एनी एसेट विच हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years, जनरली मोल्ड एटसेट्रा। डिटेल में आप सेशन में दोबारा देख लीजिए प्लीज, आप ही का टाइम बचेगा। आई एग्री, रिवीजन कराना चाहिए, बट क्योंकि 5-6 सेशन है मैं रिवीजन कराऊंगा। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फंड रेज क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म से जाना चाहिए, लॉन्ग टर्म से जाना चाहिए। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल सोर्सेज पढ़ ली। भाई मेन चीज तो नीड तो कोई भी बता देगा, नीड तो इंजीनियर भी बता देगा, नीड तो आर्किटेक्ट भी बता देगा कि भैया 10 करोड़ रुपए लगेंगे। लाएगा पैसा कौन? लाओगे तो आप, CFO तो आप ही हो। तो लाने के लिए दो तरीके होते हैं, इंटरनल, अलग अलग कैटेगरीज पे। तो अभी अगर मैं बेसिस करूँ सोर्सेज, एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल में भी दो कैटेगरीज होगी, कैपिटल, डेट। इंटरनल में तो जनरली रिटेन अर्निंग ही आएगा। ये सब हमने फर्स्ट सेशन में पढ़ लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। द काइंड ऑफ मैसेजेस व्हिच यू गाइस आर सेंडिंग, उससे मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ पेमेंट। आई ट्राई टू बी मोर इन इंग्लिश, because few people will prefer English। हिंदी तो सभी को मजा आता है। चलिए, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस बेसिस मेच्योरिटी ऑफ पेमेंट, बड़ा सिंपल है यार, इट्स वेरी सिंपल। अगर आपको सिर्फ 3 बुलेट पूछे जाता तो आप बता देते लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। मेच्योरिटी तो ऐसे ही होगी ना, मेच्योरिटी का मतलब रीपेमेंट। So sources of finance based on the maturity of payment, there would be only 3 categories. This can be classified only into 3 categories: short term, medium term, and long term. I'm telling you, there can be an ultra short, you know very long type। तो वो सारा आपका इन्वेस्टमेंट में, व्हेन यू विल स्टडी द इन्वेस्टमेंट चैप्टर, इसमें तो नहीं है, ये फाइनल में। सो म्यूचुअल फंड वगैरह में, there we have, within the category there are, subcategories. But loans में generally I have not seen in my life yet, generally there are only 3 categories: short term, medium term, long term। ठीक है, अब आपकी बुक्स में आपको 10, 4, 14 और 6, 20, 20 टाइप ऑफ फाइनेंसिंग बताई हुई है। ये जो जितनी भी फाइनेंसिंग यहाँ पे दिखाई गई है, ये सब डिटेल में 1 by 1 अब डिस्कस होंगे। अब आएगा मजा, अब आओगे, अब आप फंड रेजिंग करना सीखोगे। अभी अभी देखो, रेजिंग करने का मेथड तो नहीं सिखा रहे। रेजिंग करने के लिए आप प्लीज मेरे आर्टिकलशिप वाला जो प्लेलिस्ट है उस पर जाइए। हर तरह के लोन, डिवेंचर कैसे रेज होते हैं, बॉन्ड कैसे रेज होते हैं, एंड हर तरह के लोन का सेशन बन रहा है। 10-12 वीडियो ऑलरेडी है, 10-12 वीडियो में और डाल ही रहा हूँ। जब तक मैं भी खुदा ना खास्ता कुछ बच्चे, जब तक आप इस वीडियो को आप देखोगे, तब तक वहां पे 100 मतलब 20 तो फॉर श्योर होंगी, बट मुझे लगता है कि 50-60 वीडियोज होंगी, क्योंकि कई बार एक चीज को समझाने में 2-3 वीडियो लग जाते हैं। चलिए बच्चों, 4 मिनट अब कंप्लीट हुए, हमने इसमें बहुत डिस्कस कर लिया। अब हम स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आते हैं। तो 20 तरह की फाइनेंसिंग आपको बताई गई। आप सीए इंटर के बच्चे हो, मुझे पता है आपको नीचे से ऊपर लाना पड़ेगा। Do my interaction with personal in-person interaction has been very very good. I mean I'm really amazed कि सीए इंटर के पास इतना दिमाग होता है। तो डेफिनेटली वो पास आउट थे। तो आपका ऑलरेडी, यू आर ऑलरेडी एन इवॉल्व पर्सन। या तो आप बीकॉम करके आए हो, या तो आप फाउंडेशन करके आए हो, और क्या पता आप दोनों करके आए हो। तो आप ऑलरेडी एक इवॉल्व हो। आपने बहुत सारी चीजें ये 11वीं 12वीं से पढ़ी हुई हैं। चीजों का बस लेवल ऊपर होता रहेगा। देखो, आपको सीए बन के भी, अगर देखो मेरे साथ सीए बनोगे, फिर तो आप सीएफओ बनोगे, फंड रेजिंग, M&A, ऑल दैट स्टफ। बट अगर एक नॉर्मल सीए आप अकाउंटेंट वाली लाइन भी चूज करते हो, या टैक्सेशन आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा, बीकॉम में हर जगह पढ़ा, तो लेवल बढ़ते जाता है। तो फाइनेंसिंग में भी यही होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूं एक यहाँ पर। सो
एग्जाम्पल मैं कैसे दूं आपको, ठीक है। तो जैसे ये एसेट सिक्योरिटाइजेशन है, सीए फाइनल में इसका पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 7। सीए फाइनल में 15 चैप्टर है, एएफएम में उसमें इसका एक पूरा का पूरा चैप्टर है। उसके लिए मैंने 3 वीडियो बना रखे हैं 1-1 घंटे के। यहाँ पे हम उसको 15 मिनट में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। शेयर कैपिटल डिटेल में पढ़ेंगे। आपको पता है शेयर कैपिटल क्या होती है, हम डिटेल में जरूर पढ़ेंगे, बट आपको पता है व्हाट डू यू मीन बाय शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर यू हैव बीन स्टडीइंग सिंस 11th, they are they are superior with respect to equity in terms of the dividend, in terms of the repayment rights, etc. But they do not have a right to take you to the IBC. बैंकर की तरह नहीं है, आपकी चमड़ी नहीं धो सकते वो। रिटेन्ड अर्निंग, घर का ही पैसा है, कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, यू आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड द डिविडेंड, इट इज नो कंपल्शन एज पर कंपनी लॉ टू डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड। डिविडेंड का डिसीजन बोर्ड लेता है, सीईओ सीएफओ हम जैसे बंदे नहीं लेते। बोर्ड में मेजरली इंडियन कंपनी में मेजरली जो प्रमोटर होता है उनका हिस्सा होता है। तो प्रमोटर को पैसा चाहिए तो वो लेगा, बट जनरली आपको पता है प्रमोटर का माइंडसेट क्या होता है बिजनेस एक्सपेंशन का। तो यार एक हाथ से लूं दोबारा लोन लूं, अगर लोन डूबेगा तो मेरा ही बिजनेस डूबेगा। तो जनरली देयर इज ए गुड बैलेंस बिटवीन रिटेन्ड अर्निंग एंड डिविडेंड। तो रिटेन्ड अर्निंग रख लेते हैं, अगर आगे ग्रोथ चाहिए होता है, अगर आपको पैसे चाहिए आगे, तो फिर आप ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करते हैं। टू बी एंड बिलीव मी, सीएफओ और सीईओ का भी रोल आता है। अगर आपकी कंपनी एक फुल्ली डाइवर्सिफाइड है, मल्टीपल टाइप ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के ग्रोथ प्लान चल रहे हैं, फिर उनका भी रोल आता है, बट डेफिनेटली रोल ही आता है। डिसीजन टू डिक्लेयर द डिविडेंड लाइज विद द डायरेक्टर्स, ठीक है। डिवेंचर और बॉन्ड, डिवेंचर और बॉन्ड मैंने हल्का सा फर्स्ट में बताया था, बट यहाँ पे आपको डिटेल में बताएंगे कि डिवेंचर क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है। दिस इज नथिंग बट ये लोन होता है। देखो ये पहले तीनों इक्विटी टाइप थे, इंटरनल थे, इक्विटी टाइप थे, मतलब नो रिपेमेंट रिक्वायर्ड अनटिल अनलेस प्रेफरेंस तो पे हो जाते हैं, बट नो कंपल्सन। डिवेंचर, अब ये सारे नीचे के लोन है, सारे के सारे लोन है, ठीक है, सारे लोन है। लोन के नेचर, बाय नेचर आपको पता है, यू हैव टू रीपे इट बैक, you cannot keep it with yourself. There will be a fixed coupon, there would be a periodic repayment, there can be a bullet repayment. bullet का मतलब एंड में, अब 3 साल का लोन लिया है, हर साल 1/3 पे करना है, 5 साल का लोन लिया हर साल 20% पे करना है, दैट इज कॉल्ड रेगुलर पेमेंट। और एक रीपेमेंट मेच्योरिटी प्लान आ गया, बट व्हेन यू हैव टू पे एट द एंड ओनली, दैट इज कॉल्ड अ बुलेट रीपेमेंट। सो डिवेंचर एंड बॉन्ड जनरली बुलेट होते हैं, बट ये कैन बी स्ट्रक्चर्ड ईदर वेज। तो ये बॉन्ड और डिवेंचर किस तरीके के लोन होते हैं जब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट बैंक को छोड़ के एचएनआई वगैरह जो लोन देते हैं, और जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल लोन देते हैं, या काफी सारे जो म्यूचुअल फंड ने लोन दे दिया आपको, आप एक प्लेटफॉर्म होता है, आपने डिवेंचर इशू किया, उसको जिसने सब्सक्राइब कर दिया, बैंक ने करना बैंक भी कर ले, बट बैंक वहां पे लोन एग्रीमेंट नहीं होता, तो इसकी इसकी कंप्लायंस, इसकी गवर्नेंस, इसका इशू, इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट दिस इज ऑल्सो ए लोन। तो नीचे के सारे क्या है, फ्रॉम फोर्थ लोन है, ये सारे बोरोइंग है। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो बच्चों देखो, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म। तो लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये लॉन्ग टर्म होता है या मिड टर्म होता है या शॉर्ट टर्म होता है? ठीक, अगर ऐसा एमसीक्यू आ गया तो क्या जवाब दोगे आप? भाई लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर बॉन्ड को मीडियम में डाला, डेफिनेटली 1 साल से ऊपर हो सकते हैं, इसमें लिखा ये रहा। मीडियम टर्म लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम कमर्शियल इंस्टीट्यूशन। भाई अगर ऐसा एमसीक्यू आ गया, please tell me what type of financing it is, long term, short term, mid term, loan from financial institution। ये तो भगवान ही मालिक है आपका। ठीक है, आप कोई बहुत ही सियाना बच्चा होगा वो कहेगा सर ये तो लॉन्ग टर्म है। क्यों? क्योंकि मॉड्यूल में लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लॉन्ग टर्म के नीचे लिखा हुआ है, मिड टर्म में क्या लिखा हुआ है? मीडियम टर्म लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें क्या लिखा है? शॉर्ट टर्म लोन। इफ इट इज नॉट स्पेसिफाइंग, इट मीन्स, मजाक कर रहा हूँ, तो आई डोंट नो, यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म लिख सकते थे वो। तो कैटेगरी में आप बैंक से तो हर तरह का लोन ले सकते हैं ना भाई, किसने मना किया आपको? बैंक कोई ऐसा थोड़ी ना धंधा दे, अगर बैंक देखो सबको अपनी एसेट लाइबिलिटी मैनेज करनी पड़ती है, ये हमने नहीं पढ़ा बट चलो यहाँ पे बता देते हैं। एसेट लाइबिलिटी मतलब बैंक ये नहीं कर सकता कि उस बैंक कहाँ से दे रहा है पैसा, उसने कोई डिपॉजिट ही तो लिए हैं,
तो वो जो डिपॉजिट है, कुछ उसके पास 1 साल के डिपॉजिट है, कुछ उसके पास 6 महीने के डिपॉजिट है, कुछ उसके पास 3 साल वाले भी डिपॉजिट है, कुछ उसके पास 1 महीने वाले डिपॉजिट है। तो ये बैंक की लायबिलिटीज है, क्योंकि बैंक में आपने पैसा जमा कराया, बैंक हैज टू रीपे इट बैक टू यू, राइट। या बैंक ने कहीं से खुद उठाया पैसा, लोन लेके आगे लोन दे रहा है, वो बैंक की वो लायबिलिटीज होती हैं। बैंक के लिए एसेट क्या हुआ, जो वो आपको लोन दे रहा है। जैसे मुझे तो लोन ही नहीं चाहिए, चलो वो जो कंपनी को लोन दे रहा है, जिस कंपनी में आप काम करते हो उसको जो बैंक लोन दे रहा है, दैट इज कॉल्ड बैंक एसेट। तो बैंक को अपनी एसेट लायबिलिटी मैनेज, एएलएम, तो ये एएलएम बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत ही हैवी वर्ड है ये, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। अगर कोई बेवकूफ हुआ, बैंक के पास डिपॉजिट है सारे, 6 महीने वाले, कोई भी डिपॉजिट बैंक के पास 6 महीने से ज्यादा वाला नहीं, इसका मतलब बैंक हैज टू रिटर्न बैक दोज डिपॉजिट्स आफ्टर 6 मंथ। एफडी जो किसी बंदे ने डाली है, एफडी तो आपने डाली है, तो आपसे बैंक ने 6 महीने का लोन लिया, आपकी कंपनी को वो 3 साल का लोन थोड़ी ना दे देगा। तो बैंक हैज टू मैनेज एएलएम, बट हर तरह के डिपॉजिट होते हैं बैंक के पास, बट उसको ध्यान में रखते हुए बैंक हर तरह के लोन दे सकता है। तो ये हर जगह पे आ गया। डिवेंचर लॉन्ग टर्म में भी आ गया, शॉर्ट टर्म में भी आ गया, क्योंकि डिवेंचर एंड बॉन्ड ग्रेटर देन 12 मंथ वाले पीरियड के होते हैं, लेस देन 12 मंथ कमर्शियल पेपर होता है, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। 7th आ गया कमर्शियल पेपर। अब बोलोगे सर आप ज्यादा पढ़ा रहे हो बुक से, ठीक है। शॉर्ट टर्म इसने पता नहीं कहाँ कैटेगराइज किया, कैटेगराइज ही नहीं किया। वेरियस शॉर्ट टर्म प्रोविजन तो नहीं है, ये कमर्शियल पेपर आ गया, विच इज लेस देन 12 मंथ, ठीक है। अब प्लीज क्या कहते हैं, देखो क्या करता है कि कुछ तो दिमाग लगाओगे यार, सीए के स्टूडेंट हो, मतलब 80-85% इंस्टीट्यूट ने पका के दे दिया है, बट आपको 5%, 10%, 15% तो अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। दिस इज द फिलोसफी ऑफ इंस्टीट्यूट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। आपको वो किताबी कीड़ा थोड़ी ना यहाँ से पढ़ा वहां पे चेप दिया। डेफिनेटली रट्टे पढ़ने पड़ेंगे आपको, टैक्स के प्रोविजन सब पढ़ने पड़ेंगे, सेक्शन 272G प्रोविजन, दिस दिस दैट, बट कुछ एक आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली फॉर इन सब्जेक्ट लाइक एएफएम। अच्छा, बोर कौन हो रहा है, कौन बोर हो रहा है भाई? रप्पा रप्पा, ठीक है। लोन फ्रॉम स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, तो बच्चों ये भी ना एक बहुत बड़ा सोर्स होता है फाइनेंस का, क्योंकि स्टेट की भी फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन होती हैं, जैसे हरियाणा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, पंजाब फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इनका काम क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्टेट की कुछ टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज को स्पॉन्सर करके, सपोर्ट करके आगे बढ़ाना। लोन फ्रॉम कमर्शियल बैंक, ऊपर था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे आ गया कमर्शियल बैंक। मीडियम वाले में इसने कमर्शियल बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिक्स एक साथ कर रखा है। यहाँ पे इसी तो पॉइंट 10 आ रहे हैं ठीक है, यहाँ पे इसलिए पॉइंट कम आ रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस होता है, जो भी बच्चा बताएगा उसको टॉफी मिलेगी। अच्छा, टॉफी खाने की उम्र चलेगी, चलो चॉकलेट मिलेगी। तो देखो बच्चों, बैंक के लिए आपको बैंक का लाइसेंस लेना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड ए कमर्शियल बैंक। बट आपकी जैसे बजाज फाइनेंस है, यू नो एलआईसी है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, द कंपनीज विच आर डीलिंग इन द फाइनेंशियल मैटर, यू कैन कॉल इट एनबीएफसीज। एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थोड़ा अलग होता है, बट एनबीएफसी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बैंक इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नो डाउट अबाउट इट, इन अ लार्जर डेफिनेशन, ठीक है। वेंचर कैपिटलिस्ट फंडिंग, आपका दोस्त। तो दोबारा बता देता हूँ, देखो बच्चों, ये मैं सोचो कि मैं बड़े जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, मैं आपको एक सीन दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे जैसे पहला क्या है, शेयर कैपिटल, अब आगे शेयर कैपिटल, ओनर्स कैपिटल, ये 2 पेज में डिस्कस होगा, 3 पेज में। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 पेज में होगा। तो अभी मैं आपको एक ब्रॉड ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हर एक आइटम को, डिबेंचर, बॉन्ड, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, कमर्शियल पेपर, सबको डिटेल में 2-2 पेज, 3-3 पेज का डिस्कस करेंगे। विल डिस्कस इट इन डिटेल। आप जो कमेंट डालोगे मैं एक एडिशनल वीडियो बनाऊंगा। दिस इज माई, आई कैन से, ब्रेड एंड बटर, वन ऑफ द ब्रेड एंड बटर। इन्वेस्टमेंट भी है, रिस्क भी है, बट फंड रेज करने में मजा आता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक पहली बात तो पैसा क्या है, फंड्स आर लाइक ब्लड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। मैं एक बार इंटरव्यू देने गया था 2016 में, 17 में, आई डोंट नो कहाँ गया था या जो भी, मुझे तो पता है, बट बता ही देता हूँ यार, अंसल डेवलपर्स में गया था। अंसल के भी 2-3 वर्टिकल से। तो उन्होंने बोला कि हर फंड रेज पे मुझे प्रमोशन देंगे, वो एवरी सिंगल फंड रेज,
एवरी सिंगल फंड रेज। कि उस समय रियल एस्टेट में थोड़ा स्ट्रेस चल रहा था एंड ऑल दैट स्टफ, क्लीन अप चल रही थी, काफी सारी चीजें हो रही थी, मोदी गवर्नमेंट नई नई आई थी, फाइनेंसिंग रियल एस्टेट वाज टफ, बहुत सारी इन्वेंट्री पड़ी थी, या वो वट एवर यू कैन कॉल इट, इट वाज अ टफ टाइम एट दैट टाइम। तो फंड रेजिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप स्टार्टअप में जाओगे एज ए सीएफओ, आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होगी, भैया वीसी लेके आओ, पहले प्रोडक्ट तो बना दिया उस इंजीनियर ने जिसने स्टार्टअप खोली, बट उसके लिए जो पैसा लग रहा है, अब आपने, आपकी स्किल सेट है, इक्विटी रेज करना है, डेट, प्लीज रीड द फर्स्ट चैप्टर। देखो, बिलीव में बच्चों, मतलब मुझे पता है आप लोग, कुछ कुछ बच्चे आप में से बड़े ओवर स्मार्ट होंगे, डेफिनेटली स्मार्ट होंगे, फैमिली में भी बैकग्राउंड होगा उनका, उनको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, बट मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट आपको नहीं समझ में आ रही, क्योंकि जब तक आप उस चीजों को करोगे नहीं, डे टू डे एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आपको मजा नहीं आता। तो वीसी एटसेट्रा ये सब सीखने में बहुत मजा आता है। मैंने अभी अपनी कहानी बताई। चलिए, एसेट सिक्योरिटाइजेशन, मैंने आपको बताया फुल फ्लैट चैप्टर है फाइनल में, यहाँ पे आपको ग्लिम्स दे दिया जाएगा। मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी इसका ग्लिम्स दिया था, एक बार दोबारा दे देता हूँ। इसका मतलब इलिक्विड एसेट को लिक्विड बनाना, और ये पता नहीं लॉन्ग टर्म में क्यों रखा है, कुछ ऐसा होगा इसलिए उन्होंने लिक्विड को लिक्विड बना देना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके डेटर्स पड़े थे, उसको इन्होंने कुछ एक पेपर में कन्वर्ट करके बेच के उसको एक लिक्विड बना के सेल कर दिया। आप भी डिटेल में पढ़ेंगे 2 पेज पे। आपको सर आप ऐसा बोलोगे कि पता नहीं इसको लॉन्ग टर्म में क्यों डाल दिया। तो गाइस आइडियली मेरे हिसाब से देखो, इट विल ऑल डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, विल स्टडी इन डिटेल, बट जनरली इट्स अ फॉर्म ऑफ, यू नो, जनरली मैंने तो डेटर को देखा है या लीज को देखा है। चलो लीज जो होती है वो 5 साल की भी होती है, तो चलो ठीक है, फिर तो बन गया। तो मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म में भी आ सकता है, लॉन्ग टर्म के चांसेस मुझे कम लग रहे हैं, बट अब इंस्टीट्यूट ने दिया है तो मैं भी इस पे और ज्यादा स्टडी करूंगा। मैं तो आपको इसको भी लॉन्ग टर्म ही पढ़ा रहा हूँ। अब जब आप इसको पढ़ोगे, जब इसको खुद समझोगे, अपने आप से पढ़ोगे, तो मजा आएगा। ठीक है, बोलना नहीं चाहिए, अपने पेट पे लात मार रहा हूँ, बट अभी जो AIR 1 आया है, उसने बोला कि मैंने AFM को एक बार छोटा मोटा कुछ कोचिंग ली थी, उसके बाद सारी सेल्फ स्टडी की है। आपके भाई ने भी सेल्फ स्टडी की है AFM की, ठीक है, डेफिनेटली मेरी आर्टिकलशिप के स्टार्टिंग से थोड़ा इंटरेस्ट बन गया, बट खुद पढ़ के ही कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ऐसे तो फिर आप क्या कर रहे हो मैं और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। देखो, पढ़ो मुझसे, अगर आपका दिमाग खुला हुआ, अगर आपने थोड़ी सी सेल्फ स्टडी कर रखी है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपने अगर 10% पढ़ा हुआ है, सीधे मैं 40% पे पहुंचा दूंगा, बट अगर आप अभी 0 पे बैठे हो, तो मैं आपको 5% तक पहुंचा पाऊंगा। वीसी एक आपके दिमाग में डाल दिया वीसी, अगर दिमाग खुला भी हुआ है तो पढ़ते समय जैसे ही कोई नींद आए, जैसे ही कोई विचार आए, जैसे ही कोई थॉट आए, वीडियो को पॉज करना है। कोई नींद आए, वीडियो को पॉज करना है, 5 मिनट ब्रेक ली, पानी पिया, चाय पी, 2-4 इधर उधर टाइम पास किया, पर टाइम पास भी घड़ी देख के, ठीक है। कभी भी अपनी सीट से उठो, आई डोंट नो कैसे चलेगा, बट एक टाइमर लगा लो। बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर अलार्म लगाओगे तो उसमें ज्यादा टाइम निकल जाता है। 5 मिनट के बाद वापस आओ, वॉशरूम करने गए हो तो वहां पे भी कई बार 15 मिनट लग जाते हैं। 5 से 10 मिनट वापस आओ, फिर दोबारा पढ़ो। पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि सिलेबस काफी हैवी होता है, और यही लाइफ है पढ़ने की। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग लाइक यूरो, इसरो, फॉरेन करेंसी लोन, तो इसमें भी जनरली, ये तो जनरली लॉन्ग टर्म ही होते हैं। इंटरनेशनल फाइनेंसिंग तो यहाँ पर भी हो सकती है, शॉर्ट टर्म PCFC वगैरह आप करोगे, आपने पढ़ी लिया है PCFC वगैरह, ये आपने कहाँ पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा आपने, फाइनल में पढ़ाते हैं आपको डिटेल में, बट शॉर्ट टर्म में भी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग आ सकती है। बट एनी हाउ, जो यहाँ पर दिया हुआ है अभी आपको वही पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। ये ना, अब वो पेपर चेक करने वाले के पास ये सारी चीजें ठीक हैं या नहीं पता, बट डिपेंडिंग अपॉन द नेचर, डिपेंडिंग अपॉन, ये मेच्योरिटी से लिखा हुआ है, तो ये मेच्योरिटी में तो ये शॉर्ट टर्म में भी आता है, बट एनी हाउ आई विल नॉट कंफ्यूज यू। तो पॉइंट नंबर 9 और 10 आर समथिंग जो मीडियम में भी पढ़ सकते हैं, शॉर्ट में भी पढ़ सकते हैं। There was no specific reason to give these points only in the long term. Having said, given the complexities, अब यार जब बाहर से लेके आ रहे हो लोन, इतना डॉलर में लेके आ रहे हो, उसमें आरबीआई का भी अप्रूवल लगता है, इफ यू गाइस नो और नॉट, लोन लेके आ रहे हो तो आपकी ECB बन गया, वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग, इंडिया से बाहर जा रहा है, तो आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। तो आरबीआई का जब अप्रूवल लगेगा, उसके लिए पहले आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो अप्रूवल आएगा एंड ऑल दैट स्टफ। कई बार तो ऑटोमेटिक भी आ जाता है, LRN ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से। आपके ऑलरेडी यहाँ पे चैप्टर में तो नहीं है, तो ये सब आएगा, तो बंदा कहता है यार शॉर्ट टर्म लेना क्यों,
शायद ये थॉट डाल के आईसीआई ने इसको लॉन्ग टर्म में डाला है। एसेट सिक्योरिटाइजेशन अगेन इट विल रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। अपने डेटर को बेचा, एक नई एसपीवी बनाई, एसपीवी बना के इसे शॉर्ट टर्म के लिए क्यों करना। बट टेक्निकली दे बोथ कैन ऑल्सो क्वालिफाई फॉर मीडियम टर्म एंड एज वेल एज द शॉर्ट टर्म। ठीक है बच्चों, तो ये 10 ही पढ़ने थे, बाकी तो फिर रिपीट ही होंगे। चलो, प्रेफरेंस शेयर्स पहले भी थे भाई, वो तो टेनर पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे टेनर आपका 2 साल से 1 साल से ज्यादा 5 साल के अंदर है 1 to 5 तो इट इज मीडियम टर्म। ठीक है, लेस देन 1 ईयर इट इज शॉर्ट टर्म, ग्रेटर देन 5 ईयर इट इज लॉन्ग टर्म। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर आपने कम ड्यूरेशन की डिबेंचर। अब भाई किसी ने 3 साल की डिबेंचर करने से मना किया क्या आपको? ग्रेटर देन 1 ईयर होना चाहिए। बॉन्ड भी, तो अगर वो ग्रेटर देन 5 ईयर है तो वो लॉन्ग टर्म हो गया। अगर लेस देन 5 ईयर है, ग्रेटर देन 1 ईयर है, ग्रेटर देन 1 ईयर तो होगा ही होगा, तो फिर वो क्या कहते हैं, मीडियम टर्म हो गया। बच्चों, डिवेंचर, बॉन्ड एंड कमर्शियल पेपर, इस पे मैंने आर्टिकल का वीडियो बनाया हुआ है, गो एंड वॉच इट। देखो, समझ के पढ़ोगे तो जल्दी याद रहेगा, लॉन्ग टर्म तो याद रहेगा। ठीक है, पब्लिक डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर्स आ सकता है, बट ये पब्लिक से पैसा लेना सबके लिए तो प्रोहिबिटेड नहीं है। एनबीएफसी ले सकती हैं, ठीक है, बैंक्स ले सकते हैं, तो उनके लिए तो ये सोर्स ऑफ फाइनेंस हो गया ना। अभी कंपनी का कि मैं ले सकती है, कंपनी भी, वो लंबा प्रोसेस है उनका, कंपनी भी ले सकती है। सहारा ने लिया था, चलो सहारा तो कंपनी थी उस समय, तो आप ले सकते हो अप टू सर्टेन टाइम। अगर 50 से ज्यादा कर दिया आपने, पब्लिक में आएगा तो सेबी के सारे रूल्स लग जाते हैं, बट ये भी एक मेथड है। मीडियम टर्म लोन तो हमने पहले ही पढ़ लिया, बैंक तो हर तरह का लोन देता है। ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट क्या होता है? जो आपने समथिंग टू डू विद द परचेज और सेल। आप बिजनेस में लोन क्यों ले रहे हो? क्योंकि आपको धंधा चलाना है। धंधा चलाने में लास्ट स्टेप क्या आएगा? सेल्स। इनिशियल से बीच में कहीं ना कहीं पे परचेज, किसी के लिए परचेज, जो आपके लिए सेल है वो किसी के लिए परचेज है। तो अब वहां पे ट्रेड क्रेडिट के मल्टीपल मेथड्स होते हैं लोन लेने के, पीसीएफसी इज वन ऑफ देम। ठीक है, तो फिर इसको हम डिस्कस वहां पे और डिटेल में कर लेंगे। I want to teach you in English बच्चों, I want to teach you in English accrued expenses and deferred income। ये तो सीए वालों की फाइनेंसिंग है। ठीक है, तो आपने एक्सपेंसेस को डेफर कर दिया, या कोई इनकम थी आपने वो पहले ही ले ली, लाइक प्रीपेड में इनकम ले ली। यार तेरे को काम तो मैं बाद में दूंगा, तो मेरे को पहले पैसे एडवांस में दे दे, तो दैट इज कॉल्ड डेफर्ड इनकम। दिस इज ऑल्सो मेथड। एंड बिलीव मी, जब आप बहुत ही ज्यादा छोटा बिजनेस आप कर रहे होगे स्टार्टिंग में, तो दिस कैन बी वन ऑफ द मेन, कि मेरा एडवांस तो दे भाई, मेरे बुक तो मैं बाद में करूंगा, पैसे एडवांस तो रियल एस्टेट में है। अब भैया अभी घर तो बिकेगा 5 साल के बाद, आई डोंट नो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के क्या कंसेप्ट चल रहे हैं। एडवांस तो लो, डेफर्ड इनकम तो लो। शॉर्ट टर्म लोन तो शॉर्ट टर्म के लिए आ गया। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, तो इसने इसको भी एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इन अ वे डेफर्ड इनकम ही होती है, बट थोड़ा सा डिफरेंट भी हो सकता है इन अकाउंटिंग टर्म्स, कि अगर एडवांस कम्स एज ए फॉर्म ऑफ एडवांस, डेफर्ड इनकम कम्स एज कि भैया मेरी इनकम ही है पूरी, अब तुम लो पूरा, आप इसको आगे प्रोपोर्शनेट करते रहना। वेरियस शॉर्ट टर्म्स प्रोविजन, आपने कोई खर्चे रोक लिए, किसी के प्रोविजन बना लिए, तो उससे भी आपकी फंडिंग नीड्स पूरी हो गई इन टर्म्स ऑफ द मेच्योरिटी। तो बच्चों, कैसा लगा ये जो मैंने आपको इतनी देर अभी समझाया है? कैसा, मजा नहीं आया? तो अपने जल्दी जल्दी बता दिया। तो बच्चों, ये तो अभी ट्रेलर था, अभी पिक्चर तो बाकी है। असली मजा तो अब आएगा जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे। एंड आई एम हियर, आपका भाई बोर नहीं होगा, इसको डिटेल में पढ़ाएगा। हाँ डेफिनेटली 50 पेज एक साथ पढ़ाऊंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। तो लेट अस सी जितनी हमारी में कैपेसिटी है। एंड जैसे आपके भाई ने आपसे प्रॉमिस किया है, आपको 11th का स्टूडेंट बना देंगे, छोटा बच्चा बना देंगे। 40 से 45 मिनट का पीरियड, उसके बाद टी ब्रेक या वॉशरूम ब्रेक या पीरियड चेंज। ठीक है, चलो, ओनर्स कैपिटल और इक्विटी कैपिटल, इसको आप डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, मैंने ये डाला है वर्ड, और एनी कंपनी, भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भी तो ले सकती है पैसा अपने ओनर से, में रेज फंड फ्रॉम प्रमोटर। और तो जो भी बच्चों मेरे नोट्स में ये जो मेजेंटा कलर जो होता है, ये मॉड्यूल से एडिशनल लैंग्वेज है, क्योंकि मॉड्यूल वॉज टू सम एक्सटेंट कंफ्यूज कर देता आपको अगर मैं ये नहीं डालता तो। जहां पे मुझे लगा कि ये तो इट इज नेसेसरी टू इंसर्ट इट, वहां पे मैंने डाला है। ठीक है, और ये नोट्स मेरे सारे मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। देखो डिस्क्रिप्शन में शायद कई बार लेट हो जाता है डालते हुए, क्योंकि अभी मेरा फोकस है कि मैं फटाफट आपको ये मटेरियल दूं, और पता नहीं आप किस
सोर्स से आप ये वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं या गूगल से डाउनलोड करके देख रहे हैं, पेन ड्राइव में देख रहे हैं, सारे नोट मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। एवरी सिंगल नोट, ये जो मैं हाथ से लिख रहा हूँ ये अवेलेबल नहीं है, बट ये मैं चाहता हूँ कि आप वो नोट खोल के खुद लिखो, ठीक है, अपने नोट्स भी बनाओ साथ में। तो प्लीज ये नोट डाउनलोड करो, आपका बहुत टाइम बचेगा। कलर नोट है, इसको डाउनलोड करो, थोड़ा पढ़ने में जाएगा, है तो मॉड्यूल ही, नोट डाउनलोड कर लोगे तो आपको फायदा होगा एटलीस्ट, या फिर अगर आपने मॉड्यूल खोला हुआ है तो आप वहां पे भी ये लिख लो, ठीक है। चलो क्लियर करते हैं भाई। A public limited company may raise funds from the promoter or from investing publicly way of owner's capital or equity capital by issuing ordinary equity shares, ठीक है। तो ये एक मेथड है फॉर रेजिंग फंड। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, रेज किस, जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है उनको आप कैसे कैसे रेज कर सकते हो। तो इसने बोला है मे रेज, मतलब ये सिखा भी रहा है आपको, थोड़ी टेक्निक भी बता रहा है, क्योंकि इसने आपको मेथड बता दिया, मे रेज फंड्स। तो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, प्रोमोटर से कोई भी पैसे रेज कर सकता है, बट द पॉइंट विल रिमेन, जो मैंने लिखा हुआ है, व्हाई विल प्रोमोटर इन्वेस्टर सब्सक्राइब टू एडिशनल इक्विटी, क्योंकि भैया उन्हीं का बिजनेस है, आगे जब रिटर्न आएगी, ग्रोथ होगी, तो उन्हीं को मिलेगा पैसा। अभी अगर उन्होंने लोन ले लिया, लोन नहीं दे पाए तो कंपनी बंद हो जाएगी। देन प्रोमोटर का स्किन हमेशा होता है गेम में। डेट इज अ वेरी डेंजरस आइटम, डेट आपको उसी दिन पे करना होता है, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में ही बताया हुआ है। तो इसलिए प्रोमोटर इक्विटी डालेंगे अगर उनको लगता है कि बिजनेस में दम है। अब वोडाफोन आइडिया में कुमार मंगलम बिरला जी ने तो एक दो बार मना ही कर दिया, वो बोला मैं नहीं डालूंगा। कुमार मंगलम बिरला जी की जो लाइन है, कुमार मंगलम बी है वैसे, बिरला जी, कुमार मंगलम बिरला वन ऑफ द रिचेस्ट आदमी है, बिरला ग्रुप के मालिक है। तो जब वोडाफोन आइडिया जब ये डूब रहा है, तो कुमार मंगलम बिरला, ये सीए भी हैं, सबसे सबसे अच्छी बात है ये, तो इन्होंने क्या बोला, डोंट पुट गुड मनी बिहाइंड, बैड मनी वर्ड यूज है बट वो एसिड भी कर सकते हो। अब जो वीआईएल डूब रहा है, आपका कोई बिजनेस डूब ही रहा है, देखो मैंने एक ग्रुप में काम किया था थापड़ में, मिस्टर थापड़, मतलब देखो यार, मैं तो छोटा बहुत तो एम्प्लॉय हूँ आप जोशो की तरह, ठीक है, फाइनेंस को पढ़ा रहा हूँ, देखा यार रियली रियली रिच प्रोमोटर्स, देखा यार मोर शार्पर देन अस। कई बार जब आपकी डील ठीक नहीं जाती तो लोग बोलते हैं, चलो अब मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं बोलता हूँ। सो थापड़ ग्रुप ने क्या हुआ, उसने का एक पावर प्लांट ठीक नहीं चल रहा था, उसमें पैसा डालते गए वट एवर एक पर्टिकुलर एसेट आपका ठीक नहीं चल रहा है, आप उसमें पैसा डाले जा रहे हो, पैसा डाले जा रहे हो, और जो क्या कहते हैं, जो जहां जहां से आपका प्रॉफिट बन रहा था आप उस पर भी, इससे अच्छा तो वो पैसा रोक के उसी बिजनेस में दोबारा डालो यार, गुड मनी को गुड में डालो, सीमेंट बिजनेस में डालो, आप उसको स्टील बिजनेस में डालो, आप उसको रिटेल में डालो। वाई वाई कि आप पावर में डाले जा रहे हो, जो पावर आपका प्लांट चल ही नहीं रहा। तो कुमार मंगलम बिरला जी ने तो मना ही कर दिया कि भैया वोडाफोन डूब रहा है, सरकार ने एक इतनी बड़ी पेनल्टी लगा दी, ये कर दिया वो कर दिया, हम नहीं और पैसा डालेंगे। अब अगर वो नहीं डालेंगे तो लेंडर क्यों डालेगा। बीच बीच में उन्होंने थोड़ा बहुत डाला भी, 2-3 हजार करोड़ रुपए एक्स्ट्रा डाला। तो बट दैट्स वाई माई क्वेश्चन वाज फॉर यू टू अंडर, कोई भी बोले कि सर हम प्रमोटर से पैसे रेज कर लेते हैं, भैया तुम कर लो रेज ठीक है, कर लो, वो तो इजी काम है ही है। तो why will promoter investor subscribe to the additional equity? This always remains a question. मेरे additional word था कहीं पे, by way of owners capital by issuing ordinary equity shares, मतलब शेयर्स तो पहले थे, एडिशनल करोगे तो एडिशनल हो जाएगा ना। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओनर्स इक्विटी शेयर कैपिटल आर, ये परमानेंट होता है। देखो कैपिटल की बेस्ट चीज तो यही है कि यही परमानेंट होता है। इक्विटी यहाँ पे वर्ड आ गया, दैट इज परमानेंट, आपको वापस नहीं करना। 11वीं से पढ़ते आ रहे हो, इस चैप्टर में मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इक्विटी इज परमानेंट, द होल्डर्स ऑफ इक्विटी कैपिटल आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स और ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। ये प्रेफरेंस नहीं है, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स है। इक्विटी मतलब मालिकाना हक। अब देखो प्रोप्राइटरशिप में ये सब नहीं होता, वहां पे कैपिटल वर्ड होता है सिर्फ, जब आप 11वीं से पढ़ते आ रहे हो। कैपिटल और ड्राइंग चलता था, जिसकी कैपिटल उसका उतना शेयर। पार्टनरशिप फर्म में भी कैपिटल और ड्राइंग होता था। कंपनी लॉ में क्या आ गया, इक्विटी कैपिटल प्लस डिविडेंड। तो यहाँ पे वो डिविडेंड होता है, बट डिविडेंड यहाँ पे ड्राइंग की तरह ये नहीं कभी निकाल लिया, इसके पूरे लॉज एंड रेगुलेशंस होते हैं, दैट्स हाउ इट इज गवर्न्ड।
इक्विटी शेयर्स आर प्रैक्टिकली ओनर ऑफ द कंपनी। हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर्स ओनर ही है भाई, ओनर ही है। अगर छोटी कंपनी है, आपके सपोज 15 शेयर होल्डर है, तो दे आर दी ओनर्स ऑफ द कंपनी। लिस्टेड कंपनी में आपने अगर शेयर्स खरीद रखे हैं, जैसे हमने बहुत सारी कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं, मैंने 40-50 कंपनी में शेयर खरीद रखे हैं, तो आई एम पार्ट ओनर। अब क्योंकि मेरी तो कहीं पे शेयर होल्डिंग कुछ है ही नहीं, तो कोई भी रेजोल्यूशन आएगा, मेरे वोट डालने ना डालने कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर किसी कंपनी में मैंने से 25% 30% खरीद लिया हो ठीक है, या किसी और ने खरीद लिया, चलो मुझे छोड़ो, अगर किसी कंपनी में किसी HNI ने 11% खरीद लिया, तो 90% से ऊपर वाला कोई रेजोल्यूशन आएगा, ही कैन ब्लॉक दैट रेजोल्यूशन। जी में सोनी की डील में भी यही हुआ है। माइनॉरिटी का राइट स्टार्ट हो जाता है अब, क्योंकि पहले माइनॉरिटी भी तंग करने लग गए थे। तो अगर 10% माइनॉरिटी इकट्ठे हो गए, तो यू कैन होल्ड एनी टाइप ऑफ रेजोल्यूशन। तो वोटिंग तो वहां पर भी होती है कंपनी में। ये माइनॉरिटी सोनॉरिटी कंपनी लॉ में आपने पढ़ लिया होगा। वरना जितने भी ऑक्सिलरी लॉज हैं which impacts the treasury, which impacts the financial management, which impacts any type of fundraising, उन सब के जो सेशन है, मैं आपके आर्टिकलशिप के वीडियोज में डाल दूंगा। डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों, डिटेल में पढ़ेंगे, दिल लगा के पढ़ेंगे, जोर शोर से पढ़ेंगे, खुशी से पढ़ेंगे, और खुशी से पढ़ेंगे तो आगे पढ़ेंगे। चलिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड आफ्टर द इनकम क्लेम बाय अदर स्टेक होल्डर लाइक डेट रीपेमेंट, बिजनेस। जब सब कुछ पे हो जाता है बिजनेस में, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स का इन्हें एक क्लेम आता है कि भैया आप अब हमें डिविडेंड दो। तो डिविडेंड डिक्लेरेशन का भी ना लॉ है। डिविडेंड डिक्लेरेशन लॉ से चलता है कि भैया आपने सारी पे कर रखे होंगे, स्टैट्यूटरी ड्यूज अपने पे कर रखे हैं, एम्प्लॉइज के ड्यू पे कर रखे हैं, देन ओनली आपको प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट होगा तभी आप डिविडेंड दे सकते हो। इफ यू आर इन लॉस, यू विल नॉट बी एबल टू गिव द डिविडेंड। ठीक है, तो ये लॉ को जब आप कंप्लाई करोगे तब जाके आपको डिविडेंड। अभी हम इक्विटी शेयर कैपिटल की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं। जैसे ये तो बचपन से पढ़ते हैं, बट चलो कोई नहीं, अब क्या करें, चैप्टर इन्होंने दोबारा दिया तो पढ़ाना तो पड़ेगा। कुछ एक बच्चे हमारे सीधे साइंस मीडियम से भी आ जाते हैं ना, सीए इंटरमीडिएट करने, उनको पढ़ा रहे हैं ये। ठीक है, चलिए, क्या नाम है उसका, अंगरिका, अंगरिका खत्री जी। वो साइंस से सीधे इंटरमीडिएट में आ गई थी, फाउंडेशन आप उनसे पढ़ के आए हो शायद। तो उनके उन जैसे बच्चों के लिए है ये। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, ordinary shareholders can exercise their claim on assets only after the claim of other suppliers. Definitely ordinary share का मतलब मालिक हो यार, आप किसी से पैसे नहीं मांगोगे, आप सबको पैसे दे रहे हो आप। एक्चुअली तो छोटी कंपनियों में तो मालिक ही वहीं पे बैठा हुआ है, जो शेयर होल्डर है वही बैठा हुआ है, गल्ले पर भी बैठा है, वही CEO है, वही सब कुछ वही है। ठीक है, तो दे कैन नॉट एक्सरसाइज द क्लेम कि भैया मैं पहले अपने पैसे निकाल लूं, कंपनी डूबने वाली है। नहीं, हो ही नहीं सकता, क्योंकि लॉ अलाउ नहीं करता। आपके ऊपर फ्रॉड का केस बन जाएगा अगर आपने कुछ ऐसा काम किया तो। द कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर इज यूजुअली द हाईएस्ट। हाईएस्ट का क्या मतलब है? प्रॉफिट होगा तब आप पे करोगे। यू डू नॉट हैव अ फिक्स्ड रेट, नो फिक्स्ड रेट। तो बोलोगे ये ना, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हाईएस्ट फ्रॉम विच परस्पेक्टिव? हाईएस्ट फ्रॉम बिजनेस परस्पेक्टिव कंपेयर्ड विद डेट। कंपेयर्ड विद डेट कह लो, या प्रेफरेंस कैपिटल कह लो, या कुछ भी कह लो। भाई एक कंपनी आप धंधा चला रहे हो, क्या नाम है आपके बच्चे? रोहन गोयल। आप एक बहुत बढ़िया फैक्ट्री चला रहे हो आप, ठीक है, गोयल एंटरप्राइजेज आप चला रहे हो। आपने लोन ले लिया 8% पे, ठीक है, आपका उस धंधे में सपोज 10 करोड़ लगा हुआ है, आपने एक 5 करोड़ का लोन लिया 8% पे। आपने कोई प्रेफरेंस शेयर भी ले लिए 5 करोड़ के 8% पे। प्रेफरेंस शेयर कोई आपको देगा कि पता नहीं, चलो 9% पे ले लिए। तो आप जो एक्सटर्नल बंदे हैं, एक्सटर्नल बंदे को आप 8% दे रहे हो। 5 करोड़ पे बैंक ने 8% कमाया, साल का कितना कमाया? 40 लाख। इसने कितना कमाया? 45 लाख। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग कि भैया आप सबसे ज्यादा ही कमाओगे ना। अगर सबसे ज्यादा आपको नहीं कमाने का शौक होता तो आप भी किसी को लोन ही देके 8% कमा लेते यार। तो अल्टीमेटली द बॉटम लाइन जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि कंपनी की जो वैल्यूएशन बढ़ेगी, कंपनी की जब वैल्यूएशन बढ़ेगी, ये कंपनी अभी 10 करोड़ की है, 10 करोड़ आपने डाला था, चलो जो वट एवर यू कैन कॉल इट, इसकी जो भी अभी वैल्यू है, ये जब बढ़ेगी तो ना डेट वाले को कुछ मिलेगा, ठन गोपाल, ना प्रेफरेंस शेयर को कुछ मिलेगा, इनको तो अपना इंटरेस्ट ही मिलेगा।
जो भी कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है, सचिन, इक्विटी यू अंडरस्टैंड गाइस, आई थिंक यू नो इवन इफ यू आर अ साइंस स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड, इक्विटी वाले की वैल्यू बढ़ रही है तो उसकी जो रिटर्न अगर आप निकालोगे इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज फॉर द बिजनेस तो वो सबसे ज्यादा होती है। हैविंग सेड, व्हाई आर वी टीचिंग दिस हियर, क्योंकि आप जब आप फर्स्ट चैप्टर भी पढ़ सकते हो, आप जितनी इक्विटी इशू करते जाओगे उतना ही आपका स्टेक डाइल्यूट होते रहेगा। तो अगर आपको लगा कि यार नहीं 5 करोड़ का डेट नहीं लेना चाहिए अभी, अभी वो पढ़ेंगे हम आगे, जब पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। अगर आप ग्रोथ स्टेज पे हो, अगर आप ग्रोथ स्टेज पे तो आपको इक्विटी थोड़ी लेनी पड़ेगी, आप अगर रिस्क की स्टेज पे आपको इक्विटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा है बच्चों। अगर आप ग्रोथ स्टेज पे हो या आपका रिस्की वेंचर है तो इट इज बेटर टू टेक द इक्विटी, क्योंकि जब डूबो दोनों डूब जाओ भैया, जो भी था ये रुपेश मिश्रा ये सब डूब गए एक साथ में। क्योंकि उस समय अगर आपने डेट लिया और आपका लॉस हो गया तो अब डूबोगे तो जरूर, पर वो फिर आपकी वो क्या बोलूंगा, चड्डी भी खींच के ले जाएगा बैंक। बैंक नहीं छोड़ेगा आपको, निचोड़ के लेके जाएगा। तो इसलिए आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया गया किस स्टेज पे हो आप, उस हिसाब से ही आपको फाइनेंसिंग करनी है। अभी हम इक्विटी की बात कर रहे हैं। इक्विटी अगर आप ज्यादा डाइल्यूट करोगे तो जो बंदा फ्री में सारा मेहनत आप कर रहे हो, पैसा लेके चला जाएगा आपका पी इन्वेस्टेड या एंजल इन्वेस्टेड या वो भी है। तो इक्विटी को डाइल्यूट करते समय इक्विटी वाला बंदा 8-10% वाला बंदा नहीं होता, वो कम से कम 30-40-50 प्रोबेबली 200-300% वाला बंदा होता है। ठीक है, मतलब इसके माइंड में यही बैठा होता है। क्या नाम है अपना, अनुपम मित्तल जी, सबको दे दिया 1-1 करोड़ रुपए, बाद में 10-10 करोड़ रुपए लेंगे। ठीक है, शार्क टैंक के। चलिए बच्चों, आई नो कि आपको ये सब मुझे पिक्चर करके स्टोरी बता के समझाना चाहिए, पर वो सब हम करेंगे सेकंड सेशन में। अभी मैं एक बार पहले आपका सिलेबस कवर करवा दूं। ठीक है, एक बार सिलेबस, मुझे पता है, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एज वेल एज योर सेल्फ कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। जहाँ पे मुझे लगेगा सिक्योर, जहाँ पे बड़ी टिपिकल वर्ड होंगे वहां पे हम पिक्चर करके और मोर एग्जांपल लेके विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दोस सेशंस। ओके, तो रेजिंग, एडवांटेज ऑफ रेजिंग फंड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, परमानेंट सोर्स आपको पता है, सिंस द शेयर्स आर नॉट रिडीमेबल, कंपनी हैज नो लायबिलिटी फॉर कैश आउटफ्लो एसोसिएटेड। इक्विटी का मतलब पैसा वापस नहीं करना। डेट सिक्योरिटीज आर आल्सो ट्रेडेड बट लायबिलिटी ओके। हाँ, तो इसमें अगर पैसा वापस नहीं करना तो फिर अगर आपने किसी कंपनी में इक्विटी शेयर में डाला पैसा तो आप लोगे कैसे, क्योंकि ये ट्रेडेड होते हैं। अगर आप लिस्टेड हो तो कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा गलत सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। अगर आपके ट्रेडेड शेयर्स हैं, जैसे कि सपोज कोई लिस्टेड कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी ने उसको बोलते हैं फॉलो ऑन सेल्स, ऑफर ऑफ सेल्स, OFS, या फिर राइट इशू कर लिया या कुछ भी कर लिया, उससे उसने पैसा जुटा लिया, कंपनी को पैसा मिल गया, शेयर पहले भी ट्रेड हो रहा था। सारी कंपनियां करती हैं बच्चों राइट इशू भी। मैं किसी का नाम लूं, मैं एयरटेल का नाम ले लेता हूँ। एयरटेल ने 2019 में राइट इशू किया और 2021 में भी राइट इशू किया। अब ये जो राइट इशू जिसने भी सब्सक्राइब किया, क्योंकि शेयर तो ट्रेडेड है, तो वो बंदा ट्रेडेड होता है, वो पब्लिक में जाके बेच सकता है। कंपनी को, एयरटेल हैज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे दो राइट इशू, तो बंदा जाके शेयर बेच देगा, शेयर बढ़ गया तो बेच दे, अब मर्जी, अगर लॉस पे बेचना लॉस पे बेची। सो दैट पर्सन, दैट इन्वेस्टर, दैट शेयर होल्डर, इफ दे रिक्वायर फंड्स, the shares are tradable, that is can be purchased and sold, तो बाहर आप जाके बेच सकते हो। तो यहाँ पे वर्ड यूज हो रखा था, इन अदर वर्ड्स वन द कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल दे आर ट्रेडेड, सो द कंपनी नो वे रिस्पांसिबिलिटी फॉर एनी आउटफ्लो परचेजिंग डेट। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, यहाँ पे मैंने एक अलग डाल दिया, डेट सिक्योरिटीज भी लिस्टेड होती हैं। कोई ऐसा नहीं है कि डेट सिक्योरिटी वाला बंदा भी आपके रीपेमेंट का वेट करेगा। लोन को छोड़ दें, बायलैटरल लोन में बिक जाता है, बट जो डिबेंचर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, कमर्शियल पेपर है, उसको भी बंदा बाहर से बेच के खरीद सकता है। हैविंग सेड यहाँ पर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, एट मेच्योरिटी आपको पे करना है। इक्विटी में कोई मेच्योरिटी ही नहीं होती। ठीक है, अंडरस्टूड। तो लिस्टिंग इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, बट यस it is a method by which the investor can get back money in case they want it. In case they want to hold, they can hold. Equity capital increases the company's financial base. Yes, this is important. भाई देखो ऐसा है, कम वट में जितना भी रिटर्न वगैरह देंगे, बट आपको जब आपको अगर लोन चाहिए या आपको पहले इक्विटी इक्विटी आनी चाहिए अंदर, सबसे पहले इक्विटी वाला भी बोलेगा कि प्रमोटर का पैसा लगना चाहिए। अगर प्रमोटर के पास पैसा नहीं है तो जो भी एंजल इन्वेस्टर हैं या
या वीसी हैं या पी हैं, जब इक्विटी आएगी तो एक बेस बन जाएगा। आपको पता है डेट इक्विटी रेशो होता है, तो डेट इक्विटी रेशो मेंटेन करने के लिए इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब इक्विटी आएगी तो फिर आपको क्या कहते हैं, डेट भी मिलना आसान होगा, क्योंकि इक्विटी बाहर नहीं जानी। तो बैंकर कहेगा, लाइक सपोज एक एसेट खरीदना है 100 करोड़ का, आपने 50 करोड़ की इक्विटी लगा दी, 50 करोड़ का लोन आपको मिल जाएगा, क्योंकि बैंक कहेगा कि दोनों पैसों को मिला के 100 करोड़ का आपने एसेट खरीदा, अगर इस एसेट की वैल्यू कम भी हो गई तो मेरे वाले पैसे प्रोटेक्टेड है। इक्विटी वाले के पास राइट नहीं होगा जब तक डेट पे नहीं होगा। ठीक है, ये कंपनी नॉट ऑब्लाइज टू लीगली पे द डिविडेंड। हाँ, ये तो मैंने भी कई बार बताया, अगर आपने पैसा जनरेट कर लिया है, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे द डिविडेंड। देयर आर मेनी कंपनी जो डिविडेंड पे ही नहीं करती, वो कहते हैं शेयर का प्राइस बढ़ेगा, आप उसी में खेलो। आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो वन ऑफ देम, आई डोंट नो। तो कुछ ही कंपनी डिविडेंड पे ही नहीं करती हैं। तो कैश का क्या करती हैं, वो कैश को बिजनेस में दोबारा डिप्लॉय कर देती हैं, ग्रोथ करते रहती हैं। ठीक है, हेंस इन टाइम्स ऑफ अनसर्टेनिटी, हाँ, तो आपको अगर रेगुलर इनकम चाहिए, इफ यू आर रिटायर्ड, ओहो 17-18 साल के बच्चे को रिटायर कर रहे हो, बट अगर आप एक बुजुर्ग हो 60 साल के हो, तो आप इक्विटी में यू नो कई लोगों को रेगुलर पेंशन चाहिए होती है, तो वो आपको यहाँ से नहीं मिलेगा, वो आपको बॉन्ड में मिलेगा, डिवेंचर में मिलेगा, गवर्नमेंट से, मतलब एक डेट प्रोडक्ट में मिलेगा। इक्विटी में इनडायरेक्टली मिल सकता है, डायरेक्टली नहीं मिल सकता। अगर मार्केट ऊपर है, अपनी नहीं, वो अलग से डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल डिस्कशन है वो। देखो राइट इशू आ गया, तो राइट इशू करो, कुछ भी करो, फलाना धमका करो, 10 तरीके के मेथड होते हैं, उससे आप इक्विटी रेज कर सकते हो। बच्चों मैं तो थक गया, आपका स्टेमिना बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया, वाह। चाय पीते हुए पढ़ाई कर रहे हो, कुछ लोग तो खाना खाते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए, डिसएडवांटेज ऑफ रेजिंग इक्विटी, बच्चों कोई डिसएडवांटेज हो सकता है क्या? इज देयर एनी डिसएडवांटेज ऑफ रेजिंग इक्विटी? डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। अगर आप प्रमोटर नहीं हो तो देखो, सीधी सी बात है, आपकी कंपनी की ओनरशिप कम हो रही है। पहली बात तो चलो पहले यही पढ़ लेते हैं। द इशू ऑफ द न्यू इक्विटी शेयर्स reducing the ownership and control of the existing shareholder। धीरे धीरे आपका मालिकाना हक कम होते जा रहा है। आपने जैसे ही आपने 25% से ज्यादा इक्विटी बेच दी, जो बंदा आएगा वो फ्री में थोड़ी ना आएगा। आपका हो गया ठंडन गोपाल, ठंडन गोपाल तो नहीं हुआ, बट नाउ यू कैन नॉट पास एनी स्पेशल रेजोल्यूशन या जो भी है, 75% से ज्यादा वाला रेजोल्यूशन आप नहीं पास कर सकते। इसलिए आपको 24 से तो कम ही रखना चाहिए। आपने कंपनी लॉ पढ़ा ही हुआ है ना, कि कौन से रेजोल्यूशन होते हैं एंड ऑल दैट। आप कंपनी बेच नहीं सकते अब आप, यहाँ पे पूरा रेजोल्यूशन लगता है। और अगर बाई चांस आपने गलती से 50% बेच दी, फिर तो हो गया काम, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप वो तो, अगर आपके बेचे हुए बंदे आपके दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, तो अच्छी बात है, अदरवाइज तो आप, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप फंसोगे, बट दैट विल डिपेंड ऑल कि जो बैलेंस 50% वाले लोग हैं वो कैसे हैं। हमने ऐसा देखा है प्रैक्टिकल लाइफ में कि एक टाइम के बाद, आप सब सुनते हो, आपने सुनी होगी स्टोरी, आई डोंट नो, स्टीव जॉब के अभी भी उनकी डेथ हुई है बेचारे की, 16-17 में हुई है, जब भी हुई है। तो इनको इनिशियली एप्पल से निकाल दिया गया था, जबकि एप्पल फाउंड इन्होंने की, बनाई इन्होंने, खड़ी इन्होंने की, एक बार इनको एप्पल से निकाल दिया। जब इनको एप्पल से निकाला था, इनकी शेयर होल्डिंग कितनी थी, मेरे ख्याल से 10% या 15% थी, तो बाकी शेयर होल्डर ने मिलकर इनको निकाल दिया। तो बाद में इन्होंने दोबारा दोबारा जो भी करके 3% से गए, ऑल दैट स्टफ। तो एक लेवल के बाद आपकी अपनी कंपनी में, इफ यू डू नॉट हैव, लाइक असनीर ग्रोवर है, सीधा साधा एग्जांपल, सबको पता है इसका तो बारे में आजकल, because he doesn't had the control, he did not have more than 50% equity, स्टार्टिंग में 30% या 33% थी या जो भी थी, तो बाकी लोग मिल गए, उन्होंने इसको निकाल दिया, चल बाहर भाग। प्यार से भगाया होगा, मुझे नहीं पता, मार्केट में तो ऐसे ही है कि धक्के मार के भगाया। नथिंग अगेंस्ट द पर्सन, बट दोज शेयर होल्डर, उन्होंने इनको निकाला। ठीक है, बिकॉज, तो ये डिसएडवांटेज है इक्विटी का। आप देखना पड़ेगा आपको कि आप 24% बेच रहे हो, 49 बेच रहे हो, 51 बेच रहे हो, 50 बेच रहे हो, 167 का बेंचमार्क होता है, और 10 से नीचे आते तो आप माइनॉरिटी के राइट भी खो दोगे। रिस्कियर बिकॉज द अनसर्टेन डिविडेंड पेमेंट, पता नहीं किस एंगल से बोल रहा है, तो इन्वेस्टर के एंगल से ये रिस्कियर होता है, क्योंकि आपको डिविडेंड तो मिलना नहीं। हाँ, अगर आप नए इक्विटी शेयर इशू करोगे तो आपका पर शेयर डिविडेंड थोड़ा कम हो जाएगा, बट दैट इज ओके, मतलब इतना बड़ी कोई चीज नहीं है। तो बंदे को कुछ लिखना है, फर्रे मारने तो मार लो।
तो बच्चों ये था इक्विटी शेयर की कहानी। अगर आप मेरे से टू सम अप पूछोगे कि इक्विटी, देखो आगे हम चैप्टर पढ़ेंगे, इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ, आपको डिटेल में पढ़ाएंगे यार, पैसे बनाने हैं आपको पूरा वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड पढ़ाएंगे आपको, उससे थोड़ा ज्यादा ज्यादा ही पढ़ाएंगे। तो अगर आप मेरे ये सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो चीजें रिपीट है शॉर्ट टर्म उनको थोड़ा क्लब करेंगे, बट पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो अगर मैं सिर्फ इक्विटी पे अपना कमेंट दोबारा दूं, एक फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क्स, इनिशियली तो आनी ही पड़ेगी। अगर प्रमोटर नहीं ला सकता, प्रमोटर इज लाइक ए स्टार्टअप टाइप, तो फिर आपको एंजल देंगे। एंजल भी अभी हम पढ़ेंगे या पहले हम पढ़ चुके हैं। आपको वीसी देंगे, आपको पी देंगे, बट पहले आपको इक्विटी लानी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक बिजनेस में इक्विटी नहीं होगी डेट मिलेगा ही नहीं। बट इक्विटी रेज करते समय प्रमोटर हैज टू बी कॉन्शियस ऑफ वैल्यूएशन, कॉन्शियस ऑफ वैल्यूएशन। मैं सीएफएन लेवल की बात कर रहा हूँ, कॉन्शियस ऑफ वैल्यूएशन। यू कांट डिल्यूट, आप एक लेवल से ज्यादा की डिल्यूट नहीं कर सकते, अदरवाइज यू विल लूज द कंट्रोल ऑफ द कंपनी। फिर तो वहां पे आप एम्प्लॉय बन जाओगे। आप बोलोगे सर वो मेरे को पैसे ही नहीं दे रहा, वो वैल्यूएशन पे नेगोशिएट कर रहा है, आप डेट ले लो भाई। फिर अगर आपको लगता है कि चलेगा, डेट ले लो, क्वासी सिस्टम बना लो या कुछ भी करो, देयर आर मल्टीपल स्ट्रक्चरिंग कैन बी डन। हाँ, बट इनिशियल टाइप पे आपको कुछ ना इक्विटी चाहिए होगी, वैल्यूएशन का आप ध्यान रखना। यू नो जनरली ये एंजल ने इतना पैसा इसीलिए बनाया है क्योंकि उनको सबको बड़े सस्ते में मिल जाती है इक्विटी। आईपीओ में क्यों नहीं मिलता, आईपीओ क्यों नहीं निकलते जल्दी किसी के, क्योंकि आईपीओ में सस्ती इक्विटी होती है, कि वैल्यूएशन पीछे होती है कि सब्सक्राइब होगा, ये फर्स्ट टाइम थोड़ा इजी दे रहे हैं, कुछ एक लॉस में भी जा सकते हैं, बट इंटेंशन ये रहती है कि हम 10-15% सस्ता दें। ठीक है, चलिए बच्चों, अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस ऑप्शन। आजकल थोड़ा थोड़ा सा कम हो गया, बट मैंने अभी एक बहुत बहुत बड़ी कंपनी में मैंने प्रेफरेंस शेयर देखा है अभी लेटेस्ट 2025 में। तो इसको भी हम ठीक से पढ़ेंगे, सबको ही पढ़ेंगे, सबको जोर से पढ़ेंगे, दिल से पढ़ेंगे, मजे से पढ़ेंगे। ठीक है एज, चलो लाइव सेशन प्लीज ज्वाइन किया कीजिए, थोड़ा सा इंटरेक्शन और अच्छा होता है, आपका ही फायदा होगा। जितना आप, एक तो आपके एक डिसिप्लिन बन गया, ऊपर से दोस्ती होगी, आप दूसरों के भी व्यूज सुनोगे। सो प्लीज ज्वाइन द लाइव सेशन, एंड इफ यू हैव येट नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इन केस यू आर वाचिंग इट ऑन द यूट्यूब, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये वीडियोज बहुत सारे बच्चों के काम आ सकते हैं, आपके दोस्तों के काम आ सकते हैं, गरीब बच्चों के काम आ सकते हैं, जो चैनल जो जिनके पास पैसे नहीं है एक एक्सपेंसिव कोचिंग लेने का। तो प्लीज spread in your network so that channel can get more promotion। मैं अपने लेवल पे तो मैं करूंगा ही करूंगा, अगर आप भी थोड़ा दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो और अच्छा होगा। चलिए, सी यू सून गाइस।